दोस्तों, मैं अभी तक ये तय नहीं कर पाया हूं कि मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं। तो किस में बोलूं बताइए? हिंदी। अच्छा, लेकिन जो हिंदी नहीं जानते उन तक बात कैसे पहुंचेगी, क्योंकि बात दरअसल उनके लिए भी जरूरी है। खैर, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं दोनों में हो जाए। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आपसे जिस विषय के बारे में, उसका शीर्षक है, हिंदी में उसको कहेंगे, भारत को बचाना है तो भारत की भाषाओं को बचाइए। ये बात और फैला के भी कही जा सकती है कि अगर इस धरती को बचाना है तो इस धरती की भाषाओं को बचाइए। वैसे ही जैसे इस धरती को बचाना है तो उसकी सारी प्रजातियों को, यानी स्पीशीज को बचाइए। तो दुनिया आज जैसे जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश कर रही है, और अब सबको, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस दुनिया को बचाए रखने के लिए, ये दुनिया जैसी है वैसी बनाए रखने के लिए जो कुछ जिंदा है इस धरती पर, जो भी चीज़ें हैं, पौधे, पेड़, पशु पक्षी, जानवर, हर तरह के जानवर, अभी ऐसे भी जानवर हैं जिनको हमने खोजा ही नहीं है, उनको बचाना भी जरूरी है। वैसे ही इस धरती पर मनुष्यता को बचाने के लिए, मनुष्यता से आगे इस सृष्टि को भी बचाने के लिए हमारी सारी भाषाओं को बचाना जरूरी है। हर भाषा दुनिया को देखने का, अपने आप को देखने का, अपने और दुनिया से के रिश्ते को समझने का और दूसरे इंसानों से जुड़ने का एक बिल्कुल नया नज़रिया, नया तरीका देती है हमको। और जब कोई एक भाषा चली जाती है तो एक पूरा जीवन दर्शन, एक सभ्यता चली जाती है। चाहे वो बहुत बड़ी सभ्यता हो, क्योंकि बड़ी सभ्यताएं भी गई हैं, या वो एक छोटे से आदिवासी कबीले की सभ्यता हो, लेकिन वो भी जाती है। दुनिया में हर 15 दिन पर एक भाषा मर जाती है, खत्म हो जाती है। एक समय था, अभी कुछ 100 साल पहले ही 6000 भाषाएं थी दुनिया में, आज लगभग 3000 रह गई हैं। और भविष्यवाणियां ये हैं कि अगले 100 साल में इस दुनिया की 80% भाषाएं मर जाएंगी। ये छोटी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या बहुत छोटी है, और सिर्फ ये 20% भाषाएं बचेंगी। और ये शायद उनकी होंगी जो संख्या में भी 20% हैं, लेकिन इस धरती के 80% संसाधनों को, रिसोर्सेस को कंज्यूम करते हैं। आप लोग जब बाहर जाएंगे, और आप सब, आज दुनिया में किसी को शक नहीं है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, और वो कुछ ही सालों में, एक आध दशक में वो महाशक्ति, विश्व की महाशक्ति बनेगा, विश्व शक्ति बनेगा। भारत की प्रतिभा पर किसी को अब कोई शक नहीं है। दुनिया हमारी ओर देखती है। एक तरह से ये इंतजार भी है दुनिया को कि कब भारत आए और विश्व मंच पर अपनी वो जगह हासिल करे, उस आसन को ग्रहण करे। आप में से काफी बच्चे, मुझे लगता है, विदेश गए होंगे, आप जाते होंगे, और आप जब जाएंगे और आप पाएंगे, हो सकता है आपने पहले ही अनुभव किया हो कि सारी दुनिया भारत को एक कुछ खास निगाहों से देखती है। भारत और भारतीयों से दुनिया को जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नहीं है, वो अफगानिस्तान से भी नहीं है, वो शायद इराक से भी नहीं है, वो बहुत सी पूर्वी यूरोप के देशों से भी नहीं है, हमारे बहुत से पड़ोसी देशों से दुनिया को वो आशाएं नहीं हैं। दुनिया की निगाह उन देशों के लिए वैसी नहीं है जैसी भारत के लिए। कुछ है भारत में जो उसको खास बनाता है, विशेष बनाता है। कुछ है हम में जो हमको मिला है, जो हमें थोड़ा सा अलग बनाता है। उसको हम भारतीयता कहते हैं, अंग्रेजी में इंडियननेस। ये बहुत कठिन है, मैं उसकी परिभाषा नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि उसकी परिभाषा कभी पूरी तरह हो ही नहीं सकती। वैसे ही जैसे जीवन की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती, कुछ चीजें अपरिभाषेय होती हैं, परिभाषाओं से पड़ी होती हैं, इनडिफाइनेबल होती। लेकिन दोस्तों, आप अगर ये ध्यान देते हो, आज कल से ये बात यहाँ कर रहा था, जो बच्चे मुझे लेने आए थे, और उनसे बात करते करते उनको भी एहसास हुआ, जब मैं भाषा की बात करने लगा, उन्होंने कहा भाषा पे आप क्या बोलेंगे? मैंने बताया मैं क्या बोलूँगा। जब मैंने बताया तो उनको भी लगा कि हाँ, ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं। आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि आप सब यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं, हम सब राजस्थान के 1% से भी कम वर्ग से आते हैं।
पूरे देश में देखेंगे, राजस्थान में इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह का समाज है उसको देखते हुए पूरे देश में हमारे आप जैसे लोग जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में ही जीते हैं, अब वो अधिक से अधिक 5 से 10% है, 5 से 10% है। 90 से 95% भारत अंग्रेजी नहीं बोलता, उसमें जीता नहीं, उसको पढ़ने में भी समझने में उसको दिक्कत होती है। तो ये जो 5 से 10% हमारे आप जैसे लोग हैं, आपको एक ऐसा विशेषाधिकार मिला हुआ है जिसने हमको और आपको भी, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे, बाकी सबसे थोड़ा काट दिया है, अलग बना दिया। अब जरा अपने दिल के भीतर झांक के देखिए और खोजिए कि जब आपके सामने कोई आदमी आता है, कोई राजस्थानी आता है जो राजस्थान का खास चमरौदे का जूता पहन के या धोती और कुर्ता पहन के आता है, पगड़ी लगाई हो या ना लगाई हो, या बिल्कुल सामान्य कोट पैंट पहन के भी हो, वो हिंदी में ही सिर्फ बोलता है, तो आपके मन में जो उसके लिए जो छवि बनती है, जो भाव आता है, उस छवि में और एक बहुत अच्छी आप जैसी अंग्रेजी, अच्छी स्मार्ट अंग्रेजी बोलने वाला जब कोई आता है, तो उसके लिए आपके मन में जो छवि और भाव बनता है, वो उसमें कुछ फर्क होता है कि नहीं? क्या आप दोनों को एक जैसी इज्जत, एक जैसी गरिमा देते हैं? क्या आपका यहां से व्यवहार और यहां से व्यवहार उनके प्रति, आपकी निगाह एक जैसी होती है? तो एक भाषा, आजकल बहुत लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इस देश ने एक मूर्खता को आत्मसात कर लिया है कि अगर हमारे बच्चों को जन्म से ही अंग्रेजी नहीं मिली तो गाड़ी छूट जाएगी, वो पिछड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। लगभग 200 साल से अंग्रेजी इस देश में है, अभी तक वो 5 से 8% से आगे बढ़ नहीं पाई है। अब आप सोचिए कि कितना समय लगेगा इस अंग्रेजी को 100% या 90% पहुंचने में, कितने 100 साल और लगेंगे। लेकिन उस बीच होगा क्या? दुर्भाग्य से मैं आपको बता दूं कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं, उसका पत्रकार रहा हूं, और मैं इस भाषा से बाकायदा इश्क करता हूं, प्रेम करता हूं उससे। बहुत अच्छी, बहुत समृद्ध, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्यारी भाषा है और बहुत उपयोगी भी है हमारे लिए। इसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसने जितना हमें दिया है, दुर्भाग्य से दोस्तों, उससे बहुत कुछ ज्यादा लिया भी है। अभी यहाँ पे बहुत सुबह से कितनी अच्छी बातें हुई, गणित की बातें हुई, ऋत्विक ने बातें की, इनोवेशन की बातें हुई, स्पार्क की बातें हुई। आपको पता है कि हर साल इस देश में कम से कम 5-6 बच्चे ऐसे होते हैं जो आपकी तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट के विद्यालयों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और वो आत्महत्या करते हैं ये लिखकर कि उनकी अंग्रेजी कमज़ोर थी, उनका सब लोग मजाक उड़ाते थे और वो इसको सहन नहीं कर पा रहे थे और वो अपनी जान दे रहे हैं। ऐसी एक आत्महत्या के पीछे कम से कम 10,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। 10,000 से भी ज़्यादा होंगे। रोज जिनकी प्रतिभा, जिनकी लगन, जिनकी मेहनत, जिनके सपने, जिनकी महत्वाकांक्षाएं कुंठित होती हैं, उनका आत्मसम्मान, और जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इंसान के पास, आत्मविश्वास। हमारे पास आत्मविश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रतिभा हो या ना हो, लेकिन अगर आत्मविश्वास है तो वो हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका रोज आत्मविश्वास तिल तिल कर खंडित होता है, टूटता है। सोचिए, जिन 20 लाख या 25 लाख शायद हो गए हो आईटीओज में, बीपीओज में काम करने वाले जो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, जो हमारे आईटी सेक्टर के साथ इतनी बहुत ढोल पीटा जाता है, जिसने $50 बिलियन की कमाई हमारे कर दी, अब हम उसको $100 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। अगर इतने थोड़े से हिंदुस्तानी अपनी प्रतिभा से ये कर सकते हैं, सोचिए उस दिन की कल्पना कीजिए जब सारे, हर हिंदुस्तानी को, हर युवा भारतीय को अपनी भाषा में अपने सारे पूरी संभावनाओं को व्यक्त करने का, उनको खिलने का मौका मिलेगा। चमत्कार हो जाएगा।
ये जो ताकत है भाषा की ताकत, भाषा के बारे में समस्या यह है कि उसमें कुछ भ्रम है। हम भाषा को मानते हैं कि वो सिर्फ बातचीत करने का जरिया है, एक संवाद का माध्यम है। बस मैंने कहा, आपने सुन लिया, आपने कहा, मैंने समझ लिया, बात हो गई। भाषा की ये सबसे छोटी भूमिका है। भाषा की जो बड़ी भूमिका है वो ये है कि भाषा हमें गढ़ती है। हमारा जो स्व है, हमारा जो सेल्फ है, हमारा पूरा व्यक्तित्व, वो भाषा और उस भाषा से जो कुछ हमें मिला है उससे गढ़ा जाता है। वो उसकी गर्भनाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। और जब भाषा हमारी बदल जाती है तो हमारी चेतना बदल जाती है, हम पूरी तरह बदल जाते हैं। हमारे स्वाद, हमारी संवेदनशीलताएं, हमारे सपने, हमारी जीवन शैलियां, हमारे संवेदनशीलताएं जिसे हम कहते हैं, सेंसिबिलिटीज, हमारी दुनिया को देखने का तरीका, हमारा सेंस ऑफ सेल्फ, आत्मबोध, सब बदल जाता है। और दूसरों को देखने का, दूसरों से रिलेट करने का तरीका भी बदल जाता है। भाषा आना जो जितना बहुभाषी है वो उतना समृद्ध है। आज अगर आप देखेंगे तो आपको लगता होगा कि आप इंग्लिश तो खैर उसमें आप सब काम करते ही हैं, लेकिन आप हिंदी में भी सब बोल रहे हैं, लेकिन आप हिंदी में क्या वैसे ही लिखते हैं, लिख सकते हैं जैसे अंग्रेजी में? क्या आप हिंदी उतनी ही पढ़ते हैं या उसकी आधी भी पढ़ते हैं जितनी इंग्लिश में? भाषा आने का मतलब है कि उसमें बोलना, समझना, पढ़ना और लिखना, ये तीनों काम होने चाहिए, वरना भाषा को हमने सिर्फ बोली बना दिया है। और हमारी ये बोलियां भी, हम राजस्थान में, आप राजस्थान में रहते हैं, इस देश को 200 साल से पहले तक किन भाषाओं ने बनाया और चलाया? जिस समय भारत का विश्व व्यापार में, ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 25% था, 20% था, अभी 200, 300, 400 साल पहले तक वो घट के 1% से भी कम आ गया। तो ये कैसे हुआ? वो 25% कैसे हुआ था? भारत और चीन मिलकर एक समय दुनिया का आधा व्यापार करते थे, कुछ 100 साल पहले की बात है। वो अंग्रेजी से तो नहीं हुआ था। रूस ने, जापान ने, कोरिया ने, पूरे यूरोप ने जो भी वैज्ञानिक प्रगति की है, जर्मनी ने किस भाषा में की है? इजराइल ने अभी हाल में हिब्रू को, नए खत्म हो गई थी हिब्रू, उसको उसने नए सिरे से पैदा करके अपने पूरे देश की और हर चीज़ की, विज्ञान की भी भाषा बना दिया। उनके इजराइल के सारी जो शोध हो रही है वो टेक्नोलॉजी में कमाल कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। किस भाषा में? इंग्लिश में नहीं। तो अपनी भाषा में स्पार्क की जो बात होती है, वो जो स्पार्क जिसके साथ हम पैदा हुए हैं, वो स्पार्क को जब अपनी भाषा की, अपनी जमीन पर खाद, मिट्टी, पानी, हवा और बढ़ावा मिलता है, तब वो बड़ा मजबूत पौधा बनता है। आज ऑर्गेनिक की बात बहुत हो रही है, वैसे ही एक जो मनुष्य का विकास होता है वो भी एक ऑर्गेनिक तरीके से हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक तरीके से हो सकता है। तो इस देश का, जो इतना बहुभाषी देश है, इस देश में जैव विविधता, इस दुनिया की सबसे ज़्यादा देश, जो जिन देशों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उनमें से देश है। भाषिक विविधता इस देश में बहुत ज़्यादा है। उसी ने इस देश को बनाया है। भारत और भारतीयता नाम की जो चीज़ है वो हमें इन्हीं भाषाओं ने दी है। सन 2050 की कल्पना कीजिए, मैं वहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ, जब भारत महाशक्ति बन चुका होगा, हमारे गांव शहरों जैसे हो चुके होंगे, सारे जीवन की आधुनिक सुख सुविधाएं, उपकरण, यंत्र, टेक्नोलॉजी, सब कुछ हमें मौजूद होगा हमारे पास। लेकिन सोचिए कि क्या आप और आपके बच्चे और उनके बच्चे जब 2050 में होंगे तो क्या वो कोई भी अपनी जिंदगी का अहम काम किसी भी एक भारतीय भाषा में कर रहे होंगे? क्या वो भारत जिसमें सब एक तरह से बोलेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो ये कभी जानेंगे कि उनके पास क्या था, वो हैं क्या? तो उस भारत में और एक अमेरिकन क्लोड में क्या फर्क होगा? तो भारत को अगर भारत बने रहना है तो वो अपनी भाषाओं को बचाए रखकर ही, और भाषाओं में खड़ा रहकर और भाषाओं में बढ़कर ही भारत रह सकता है। और भारत को सचमुच अगर ताकतवर बनना है तो वो ताकत तो लोगों में आती है। लोग ताकतवर होंगे, उनके भीतर तकनीक की, विज्ञान की, चिंतन की और कल्पना शक्ति की, रचनात्मकता की ताकत होगी तो भारत ताकतवर होगा। और वो रचनात्मकता, वो चिंतन, वो मौलिक सोच जिसकी वजह से हमें नोबेल नहीं मिलते, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारी भाषाओं और उन भाषाओं में रहने वाले 95% भारतीयों के ऊपर अंग्रेजी और अंग्रेजियत का एक ऐसी ग्लास सीलिंग है
जो उनको एक सीमा के बाद बढ़ने नहीं देती, जिसने इस देश के समाज को भाषा के आधार पर बांट दिया है। एक इंग्लिश हैव्स हैं और बाकी इंग्लिश हैव नॉट्स हैं, और दोनों के बीच में रिश्ता कोई प्यार का, समानता का, समता का नहीं है, प्रिविलेज का और प्रिविलेज की कमी का है। तो एक ये भी निगाह है जो मैं चाहता हूं कि आपके भीतर हो, कि जब आप भारतीय के रूप में बाहर जाएं और दुनिया को जीतें तो भारतीय और उस भारत का कुछ आपके पास बना रहे। सिर्फ इंग्लिश, एक भाषिकता, मोनोलिंगुअलिज्म आपको वो नहीं देगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इंग्लिश को अपनाइए, सब कुछ करिए, उससे जो कुछ ले सकते हो हासिल करिए, लेकिन अपनी भाषाओं की ज़मीन को छोड़कर नहीं, उनको बनाए रखते हुए। और ये दोनों काम एक साथ करना बहुत आसान है। जैसे आपको बताया गया, हम सब जब भी चाहें, जितनी भाषाएं चाहें सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, और मैं चाहता हूं आप देखें कि आपके आज जयपुर में, आपके राजस्थान में और आपके अपने देश में भी एक ये भाषा कैसे भारत को और उसके समाज को, भारतीयों को बांट रही है। उनमें एक प्रभु वर्ग और एक दास वर्ग का निर्माण कर रही है। कैसे वो प्रतिभा को दबा रही है, एक सीमा से आगे बढ़ने नहीं दे रही है। भारत की उत्पादकता को, यानी प्रोडक्टिविटी को, उसकी रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, उसकी प्रतिभा को, टैलेंट को उभरने का मौका नहीं दे रही है। और उसको जिस दिन ये मौका मिल गया तो भारत को सर्वोच्च बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो भाषाओं की जो भूमिका, अंतिम बात, हमारी भाषाओं ने ही उस सोने की चिड़िया को बनाया था जिसकी हम बात सुनते हैं। राजस्थान में मिट्टी के लिए, पानी के लिए, अलग अलग तरह की खेती के लिए दर्जनों नाम हैं, जिसको हम कहते हैं एथनो मिनरल नॉलेज, एथनो बोटैनिकल नॉलेज, खेती का ज्ञान, पशुओं का ज्ञान, पानी का ज्ञान, कहाँ पानी निकलेगा, कहाँ नहीं निकलेगा, किस मिट्टी में क्या बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, कैसी हवा चलती है तो बारिश होगी या नहीं होगी। ये सारी जो ये लौकिक ज्ञान है, एम्पेरिकल नॉलेज है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा था, ये सब हमारी भाषाओं से आई है। तो जब एक भाषा के हम बनते हैं सब, तो वो एक सपाट भी करती है चीज़ों को, समरूपीकरण करती है। वैश्वीकरण का मतलब हर चीज़ का सपाट हो जाना नहीं है। एकल संस्कृति, जैसे मोनो कल्चर कहते हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। वैश्वीकरण और स्थानीयताएं हमारी, यानी हमारी लोकल कल्चर्स और ग्लोबलाइजेशन साथ साथ चल सकते हैं, बशर्ते हम जहाँ खड़े हैं उस ज़मीन की ताकत को पहचानें और उसको छोड़कर अपने उस पौधे को निकाल के एक नई पराई ज़मीन में रोपने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।